ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा सोकर बैठ जाएंगे। बैग वगैरह चाहिए तो बाजू के चेयर में रख दो, आराम से रिलैक्स होकर सभी आंखें बंद करेंगे। हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे और सेशन स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना। सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस सत्र में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। तालियां बजाओ अपने लिए, सत्कार हो जाए। तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजाई? तालियां उन लोगों के लिए बजाई जाती है जो विशेष होते हैं, महान होते हैं। तो आपको लगता है आप विशेष हो, महान हो? लगता है? तो हम सभी विशेष महान है। क्यों? क्योंकि आप जिस स्थान पर बैठे हैं इस लेक्चर के लिए, तो ये एक स्थान विशेष है ना। अपने से कितने जो पहली बार यहाँ ऊपर आए इस हॉल में, है ना। देखो आप अभी हॉस्पिटल में तो 2-3 बार तो आकर गए होंगे, है ना। फिर भी अभी आप यहाँ पहुँचे तो ये स्थान विशेष है ना। तो आप यहाँ पहुँचे तो आप भी कौन होंगे? विशेष होंगे। तो सभी बोले मैं महान हूँ। बताए, बोलिए बोलिए। बोलना है ना, पहले हमें एक्सेप्ट करना है। तालियां तो बजाई, तो अभी हम विशेष है, महान है, तो हमें बोलना पड़ेगा, है ना। तो सभी बोलेंगे मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। तो आप सभी विशेष महान क्यों हो गए? यहाँ क्यों पहुँचे? आप तो आए, लेकिन आपको कौन लेकर आया, है ना। जो आपके गर्भों में जो पला बालक है वो बालक विशेष है, वो महान है ना, वो पुण्यात्मा है, इसीलिए वो आपको यहाँ लेकर आया। तो अभी एक बार जोरदार तालियां उसके लिए बजाइए। तो हो सकता है आप में से कोई प्रेगनेंसी के लिए प्लान भी करता है, क्योंकि ये सेशन हम दोनों के लिए रखते हैं, जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। पहले से सुनेंगे, पहले से सब डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन बातों को समझ लेंगे तो प्रेगनेंसी रहना भी बहुत इजी हो जाता है। तो ये सेशन दोनों के लिए होता है। और जो महान विशेष बालक आपके पास आया है ना, तो वो तो आपको लेकर आया, लेकिन आपके ऊपर किसकी नजर पड़ी है पता है? स्वयं भगवान की नजर पड़ी है, परमात्मा की नजर पड़ी है ना। गीता के ये महावाक्य है, गीता में कहा जाता है कोटो में कोई, कोई में कोई, उनके ऊपर मेरी नजर पड़ती है। तो अभी आप सोचो, अभी आप महान हो कि नहीं? क्योंकि इस दुनिया में कितने करोड़ आत्माएं हैं? 900 करोड़ आत्माएं, लेकिन सभी के ऊपर भगवान की नजर नहीं पड़ती है। तो इसीलिए भगवान की नजर पड़ी, तो उस भगवान के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो इसकी नजर हमारे ऊपर पड़ी है। तो आज विशेष आप गर्भ संस्कार का सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं। तो गर्भ संस्कार होना क्या समझते? क्यों अटेंड करना है? क्या लक्ष्य है? क्यों अटेंड करना है? पापा बोलो, क्या लक्ष्य है? क्यों अटेंड करने आए हैं? एक बार ना जोरदार तालियां तो पापा लोगों के लिए भी बजा दीजिए, जो पापा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। नहीं तो प्रेगनेंसी, गर्भ संस्कार, ये सारा सभी को लगता है ये किसका? मम्मा की जिम्मेवारी है, उनका डिपार्टमेंट, हमारा कुछ डिपार्टमेंट नहीं है, है ना। तो पापा क्या समझते क्यों आए हैं, है ना। नहीं तो संडे का दिन एक छुट्टी मिलती है, उसमें भी मैडम सुबह सुबह 9 बजे क्लास रखती है ना। तो फिर क्यों आए हैं? क्या लक्ष्य लेकर आए हैं? अच्छा बच्चा होना कैसे? अच्छा होना, संस्कारी होना। क्या अभी गुस्सा करना भी संस्कार है? हम बोलते हैं ना इसके संस्कार ही ऐसे, बार बार गुस्सा करता रहता है, क्योंकि वो अंदर सुन रहा है ना, वो सुन रहा है कि पापा को अच्छा बच्चा चाहिए।
संस्कारी बच्चा चाहिए। तो अभी वो सोच रहा है कि मतलब क्या कैसे बनूं मैं, तो उसको हमें थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो कैसा कैसा अच्छा संस्कार बना क्या समझते हैं, बना क्या समझते हैं। चलो आप सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, मैं आपको कुछ थॉट्स देती हूँ तो आपके लिए इजी होगा। सभी आंखें बंद करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठ जाए कंफर्टेबल। ओम शांति। शरीर एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, मन शांत, मन एकदम शांत। अमर भाई थोड़ा मेडिटेशन चल रहा है ना, अभी जो आएंगे उनको बैठने दो, बाद में आप लिखना ना। शरीर एकदम रिलैक्स, मन शांत, आंखें बंद, संपूर्ण शरीर रिलैक्स, मन शांत। अभी सभी अपने बच्चे को देखेंगे, जो बच्चा गर्भ में है उस बच्चे को नहीं। 20 साल के बाद जो बच्चा हम सभी के बीच में होगा, हो सकता है वो बेटा हो, बेटी हो। देखे घर में सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। वो जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेगा, देखे वहाँ सभी के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। किसी से कुछ गलती हो जाती है, देखिए उस समय उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में चलते चलते कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। देखिए उसकी मनस्थिति कैसे है। देखिए सभी अपने बच्चे को 20 साल के बाद, जो बच्चा हम सभी के बीच में होगा, ओम शांति शांति शांति। दिखाई दिया कुछ? पापा को दिखाई दिया कैसे व्यवहार है? बहुत खुशी से, शांति से, प्यार से कैसा व्यवहार कर रहा है, या गुस्सा कर रहा है, दुखी हो रहा है, नाराज हो रहा है, कैसा है? हैप्पी है? कैसा है? हैप्पी मना पूरा समय हैप्पी है कि कभी कभी 95% हैप्पी और थोड़ा 5% टाइम अनहैप्पी, ऐसे चलेगा? कैसे चाहिए बच्चा? जीवन भर वो खुश रहना चाहिए ना, जीवन भर खुश रहना चाहिए। थोड़ा सा कभी कुछ हुआ तो थोड़ा कभी तो दुखी हुआ तो चलेगा नहीं, जीवन भर उसको कैसे रहना है? खुश रहना है, हैप्पी रहना है। और फिर सभी के साथ कैसे खुशी से, प्यार से, शांति से वो व्यवहार करे। घर में करे और ऑफिस में जाएगा, मान लो टीचर है, स्कूल में गया तो स्कूल में फिर सभी के ऊपर गुस्सा कर रहा है, घर में सभी के साथ प्यार से रह रहा है,
वैसे ही ना, उसको वहां पर भी कैसे करना है, शांति खुशी प्यार से व्यवहार करना चाहिए। किसी से कुछ गलती होती है तो क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, है ना, समझाना तो पड़ेगा, नहीं तो उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो गलती फिर वापस फिर से गलती करते रहेंगे। तो समझाना तो चाहिए, लेकिन फिर वो गलती बार बार ना करे, इसके लिए उनको समझाए, लेकिन उनको माफ भी करने के लिए आना चाहिए ना। नहीं तो हम बोलेंगे इतनी बड़ी गलती की, इसके लिए माफी नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो माफ भी करने के लिए आना चाहिए। और क्या करने के लिए आना चाहिए, कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कुछ ऊपर नीचे होता है ना। अभी जैसे कुछ प्लेन क्रैश हुआ तो रूटीनली नहीं होता है, लेकिन ऐसी कोई भी परिस्थिति, कोविड आया है ना, जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी 2000 के नोट्स बंद हो जाते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसे कभी हो जाएगा तो क्या करे, वो डरे घबराए, क्या करना चाहिए उसको, परिस्थितियों का सामना स्टेबल होकर करना चाहिए, है ना। जितना हम स्टेबल रहेंगे तो हम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। इसका मतलब हमें कैसे बच्चे चाहिए, जो सदा स्माइलिंग हो, जो सदा हैप्पी हो, जो सदा लविंग हो, सभी से, खुद से भी प्यार करे, सभी से प्यार करे, केयरिंग हो, जो सभी का केयर कर सके, है ना, अपने से जो छोटे हैं बड़े हैं सभी का केयर करने वाले, गिविंग, सबको देने वाले, है ना, सभी को खुशी शांति प्यार, फॉरगिविंग, कोई कुछ गलती करता है तो उसको फॉरगिविंग करने के लिए भी आना चाहिए। तो अभी आप बताइए, ऐसे स्माइलिंग, हैप्पी, लविंग, केयरिंग, गिविंग, फॉरगिविंग, ऐसे बच्चे चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, विटामिन डी, ऐसे सब लेने से होगा क्या, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। क्या ऐसे ही हो जाएगा, हो गया, अभी प्रेगनेंसी होगी, बच्चा ऐसे हो जाएंगे, ऐसे होगा क्या, क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा। माँ का व्यवहार ऐसा है ना, तो माँ को क्या करना पड़ेगा, माँ को वैसे, अभी वो बच्चा कैसे चाहिए माँ को, कि जो सदा खुश रहे, और मम्मा छोटी छोटी बातों में दुखी हो रही है, मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, मम्मा छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रही है, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शांत रहे, हमारे बच्चे खुश रहे, स्माइलिंग रहे, हैप्पी रहे, है ना। मम्मा चाहती है कि मेरे बच्चे जो है ना, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज ऐसे होने चाहिए, और मम्मा चिपकली गिरती है और डर जाती है, तो फिर ऐसे बच्चे होंगे क्या, शूरहा, झांसी की रानी, ऐसे बच्चे। तो क्या करना होगा, पहले मम्मा को वैसे बनना पड़ेगा। तो मम्मा वैसे बनेगी कैसे, है ना, मम्मा को किसी को बताना पड़ेगा। अभी क्या होता है, पहले जमाने में तो जॉइंट फैमिली होती थी, घर में बुजुर्ग होते थे, बताते थे। अभी तो जनरली न्यूक्लियर फैमिली है, पता भी नहीं रहता, और फिर वर्किंग है, घर भी संभालो, फिर ऑफिस भी जाओ, सब कुछ करो, टाइम भी नहीं रहता है। तो इसीलिए फिर ये सारा कैसे ये ध्यान दे, और ये जो बातें हैं ये हमारे इंडियन कल्चर में भी पहले से थी, गर्भ संस्कार की जो बातें हैं। और इसमें हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने रिसर्च भी किया। उन्होंने क्या रिसर्च किया, गर्भ संस्कार का रिसर्च नहीं, उन्होंने रिसर्च किया कि हमारे व्यवहार का असर कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो इस रिसर्च में क्या किया गया, कुछ साइंटिस्ट बॉम्बे में बैठे और कुछ साइंटिस्ट फ्रांस में बैठे। अभी इस रिसर्च में क्या किया गया था कि जो बॉम्बे में बैठा हुआ साइंटिस्ट है उसको क्या करना था, फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था, और जो फ्रांस में बैठा हुआ साइंटिस्ट था उसको क्या करना था, बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था। अभी ये जो सोच रहे हैं वो सोच का क्या कर रहे थे, रिकॉर्डिंग किया जा रहा था। कैसे रिकॉर्डिंग होता है, जैसे अभी हमारा हार्ट काम करता है, कैसे काम करता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या निकालते हैं, ईसीजी, है ना, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। तो ईसीजी निकाला जाता है तो पता चलता है कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है। तो वैसे आप क्या सोच रहे हो उसके लिए हम क्या करते हैं, ईईजी निकालते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो क्या किया जाता है, ब्रेन के ऊपर यहाँ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, और जो ग्राफ है फिर वो मॉनिटर में आता है, तो पता चलता है कि आपकी सोच कैसे चल रही है। तो दोनों को इलेक्ट्रोड्स लगाए थे और दोनों का जो है ग्राफ रिकॉर्ड हो रहा था मॉनिटर के ऊपर। और क्या देखा गया, जो ग्राफ बॉम्बे में मॉनिटर पे दिखाई दिया, सेम ग्राफ कहाँ दिखाई दिया, फ्रांस में। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा इसका मतलब ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन एग्जिस्ट, माइंड टू माइंड कनेक्शन एग्जिस्ट। जो कुछ आप बॉम्बे में बैठकर सोच रहे हो फ्रांस में बैठे हुए व्यक्ति को, वो कहाँ पहुंच रहा है, बॉम्बे से फ्रांस में।
और फ्रांस से कहाँ पहुंच रहा है? बॉम्बे में। अभी बॉम्बे और फ्रांस कितना डिस्टेंस है आप सोच सकते हैं। अभी जो मम्मा यहाँ सोचेगी वो बेबी तक पहुंचेगा कि नहीं, कितना डिस्टेंस है। अभी कोई भी माँ है ना, या कोई भी है ना, अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचेगी, कोई सोचेगा क्या? लेकिन फिर अपने सासू माँ के लिए क्या सोच रहे हैं, अपने देवरानी के लिए क्या सोच रहे हैं, अपने जेठानी के लिए क्या सोच रहे हैं, है ना। फिर यदि वर्किंग है, ऑफिस में जाते हैं, अपने बॉस के लिए क्या सोच रहे हैं, छोटों के लिए क्या सोच रहे हैं। ये जो कुछ यहाँ चलेगा वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ पहुंचने वाला है। तो मम्मा यहाँ छोटी छोटी बातों में नाराज, गुस्सा कर रही है, इरिटेट हो रही है ना, मूड ऑफ हो रहा है। तो अंदर बेबी भी कैसा बनेगा? बेबी का सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। तो बेबी का सॉफ्टवेयर में भी क्या गया? गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों में नाराज होना, दुखी होना, मूड ऑफ होना, छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखना। और यदि मम्मा खुश रहती, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, है ना, जीवन में कितने भी चैलेंजेस आए, लेकिन वो स्टेबल रहती है। तो बेबी का प्रोग्रामिंग क्या हो रहा है? क्योंकि अभी बेबी का सिर्फ शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसके मन का भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। और उसका सॉफ्टवेयर कैसे तैयार होगा? जैसे मम्मा का सॉफ्टवेयर, ये क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर। यहाँ जो कुछ चलता है, इस सॉफ्टवेयर का असर कहाँ होता है? हमारे हार्डवेयर पर। हार्डवेयर क्या है? शरीर। तो यहाँ मैं बहुत खुश, तो क्या होगा? खुशी के हार्मोन्स, है ना, जिसको हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन। यहाँ मैं दुखी, यहाँ मैं नाराज, यहाँ मूड ऑफ, तो क्या होगा? हमारे शरीर में निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, है ना, जिसको कहते हैं एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसका काम क्या है? ये निगेटिव हार्मोन्स जो है ये ब्लड वेसल्स को दबा देते हैं, पाइप दब जाता है, तो ब्लड सप्लाई जो है ये भी कम होता है। इसीलिए आजकल देखो कि जो बच्चे हैं, अभी अनफॉर्चुनेटली हमें 800, 900, 1000 ग्राम के बच्चों को डिलीवरी करना पड़ता है। अभी आप सोचो, ऐसे तो नहीं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आते हैं उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बहुत गरीब है, लेकिन ऐसे तो अभी इतना तो पुअर कंडीशन नहीं है कि किसी को कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अभी ऐसे बच्चों को हमें डिलीवरी करके निकाल कर फिर एनआईसीयू में रखना पड़ता है। तो जब डिलीवरी होती है तो 9 मंथ्स में डिलीवरी होना, एटलीस्ट 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद कुछ थोड़े दिन जाने चाहिए, 36 वीक्स में डिलीवरी होना चाहिए। और डिलीवरी के समय बेबी का वेट 2.5 kg होना चाहिए। तो ये बच्चों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रीमैच्योर डिलीवरी हो रही है, जिनका वेट कम है, टर्म है, लेकिन वेट IUGR जिसको बोलते हैं इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, तो उनका वेट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि देखो ब्लड सप्लाई दब गया, ब्लड सप्लाई कम जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कम जा रहा है, तो बेबी का वेट अंदर बढ़ेगा ही नहीं। बेबी के बाजू में पानी की मात्रा होती है, तो वो पानी की मात्रा भी ब्लड सप्लाई के ऊपर तैयार होती है। तो अभी पानी की मात्रा कम है, तो ऐसे बच्चों को फिर पानी नहीं है ठीक से आजू बाजू में, तो बच्चा सांस नहीं ले पाता, ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो अंदर ही अंदर बेबी की ऐसे सिस्टम बना हुआ है नेचर ने कि 9 मंथ जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो ये बच्चा कभी पॉटी नहीं करता है ना, अंदर कभी संडास मोशन नहीं करता है, पेशाब करेगा, वो पानी फिर पिएगा तो ये निकलता रहेगा, ये सब चलता रहता है, लेकिन वो मोशन नहीं करता है। क्यों? ये सिस्टम बना हुआ है। मोशन क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स है। जब वो पानी निकलेगा तो पानी से वो कहाँ जाएगा? फेफड़े में भी जाएगा, तो वो सांस नहीं ले पाएगा। तो ये सिस्टम नेचर ने ऐसे बनाया हुआ है। लेकिन जब आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो बेबी की मोशन की जगह खुल जाती है, तो फिर बच्चा क्या करता है? अंदर पॉटी करता है। फिर आपने सुना होगा, है ना, हम डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी देखो बच्चे ने, है ना, ये हरा पानी है, बच्चे ने अंदर ही पॉटी कर दिया है, अभी इसकी सांस भी, है ना, इसका हार्ट रेट कम हो रहा है, अभी इसको बचाने के लिए हमको सीजर करना पड़ेगा। फिर डिपेंड करता है कि बच्चा ठीक से सांस लेता है, थोड़ा सा तकलीफ है तो यहाँ ही ऑक्सीजन देकर रखते हैं। यदि ज्यादा तकलीफ होती है तो क्या करना पड़ता है? ऐसे बच्चों को एनआईसीयू में रखना पड़ता है। एनआईसीयू में भी डिपेंड करेगा, थोड़ी तकलीफ है तो सिर्फ ऑक्सीजन लगाएंगे, ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा सब पूरा गाढ़ा गाढ़ा एकदम संडास किया है, लंग्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो ऐसे बच्चों को फिर वेंटिलेटर मशीन पर भी रखना पड़ता है। तो ये क्यों समझा रहे कि जितना हम यहाँ पर स्टेबल रहेंगे, खुश रहेंगे, तो क्या होगा? हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। पॉजिटिव हार्मोन्स क्या
क्या करेंगे, है ना, अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा, ऑक्सीजन सप्लाई होगा, बच्चे का वेट अच्छा होगा। तो ये उसका जैसे उसके मन का असर है ना उसके शरीर के ऊपर पड़ता है, उसके शरीर का निर्माण होता है। ये तो हो गया कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है। आजकल हम देखते हैं काफी लोगों के अबॉर्शंस हो रहे हैं, काफी लोगों में जैसे अनोमलीज आ रहे हैं, है ना, जो बच्चे अभी एक जगह शांति से नहीं बैठते हैं, है ना। काफी बार अभी आपने देखा होगा कि बच्चों को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ता है, और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बच्चा, आपने सुना है ऑटिज्म सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एक जगह शांति से नहीं बैठेंगे। क्यों? अभी देखो कि मम्मा बैठी है टीवी के सामने, रिमोट हाथ में है, और 5 मिनट के अंदर कितने बार चैनल चेंज हो जाता है, तो बेबी के अंदर बाहर आएगा, चलता ही रहेगा उसका। तो जैसे माँ यहाँ मम्मा का सॉफ्टवेयर होगा, वैसे ही क्या होगा, बेबी का सॉफ्टवेयर, और सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, वैसे ही बेबी का हार्डवेयर का निर्माण होता है। तो ये सिर्फ उसके शरीर के लिए नहीं, उसके मन के लिए, है ना। तो हमें ऐसे यदि बच्चे चाहिए की जो तू ये पुढे येऊन बस, तू पुढे येऊन बस, तुम्ही तिथेच बसा, तू पुढे येऊन बस, ज्यांना अजून कम्फर्टेबल बसायचं असेल त्यांनी पुढे येऊन बसा। तो जितना जितना हम रिलैक्स रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, तो ये सारा साइंस ने भी प्रूव किया, और हमारे इंडियन कल्चर में तो ये बातें पहले से थी। जब गर्भ संस्कार की बातें आती है तो आप सभी को अभिमन्यु की कहानी पता है ना, वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। अभिमन्यु ने कहाँ सीखा था चक्रव्यूह भेदना? गर्भ के अंदर ही। लेकिन फिर जब अर्जुन ये सुना रहा था तो सुभद्रा सो जाती है, तो फिर अर्जुन को लगता है कि अभी तो सो गई, आगे का क्या बताने का, तो उसको बाहर कैसे आना है चक्रव्यूह से ये पता नहीं था। तो अभी भी जीवन क्या है, चक्रव्यूह है। हमारे जो बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, 100+ IQ, हाँ, लेकिन EQ क्या है, SQ क्या है, वो स्टेबल नहीं रह पाते हैं, कोप अप नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी नीट का रिजल्ट आएगा, है ना, तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मेडिकल एडमिशन नहीं मिल रही है, तो हमारे बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो हमें मेंटली भी उन्हें स्ट्रॉन्ग करना बहुत बहुत जरूरी है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना। अभी दूसरा जो एग्जाम्पल है वो मुझे अष्टावक्र और प्रहलाद का एग्जाम्पल बहुत पसंद आता है। आप में से जो पहले आए थे जल्दी, तो आपने वीडियोस भी देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि अष्टावक्र के केस में जो माँ सुजाता थी वो क्या चाहती थी, मेरा बच्चा जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो क्या करती थी, जब प्रेगनेंसी के समय अपने हस्बैंड के क्लासेस में भी जाकर बैठती थी और अपने फादर के भी क्लासेस में जाकर बैठती थी। दोनों प्रवचन लेते थे, दोनों बहुत होशियार थे। अभी जो उनके हस्बैंड थे वो होशियार तो थे, लेकिन एरोगेंट भी बहुत थे, बहुत गुस्से वाले थे। तो क्या होता था कि जब ये छोटू अष्टावक्र गर्भ में था और जब ये मम्मा क्लास अटेंड करती थी, ये पापा कुछ गलत बोलते थे, तो ये छोटू अष्टावक्र जो पेट में था ये पहले से होशियार था, बहुत इंटेलिजेंट था, तो ये कैच करता था। पापा ने जो बुलाया वो गलत बुलाया, तो क्या करता था, अंदर से ना अपने गलत बुलाए से हुंकार देता था। और पापा जो थे वो बहुत गुस्से वाले थे, तो वो देखते नहीं थे कि ये कोई कौन आवाज कर रहा है, और वहां से ही क्या करते थे, श्राप देते थे। तो ऐसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी के समय 8 बार ऐसे हुआ, और इसका असर कहाँ हुआ, उस निगेटिविटी का असर जो अष्टावक्र जो बेबी है उसके बॉडी के ऊपर 8 कर्व्स आए। कितने? क्यों? क्योंकि इतनी निगेटिविटी, तो इतनी निगेटिविटी, उसने अच्छे अच्छे क्लासेस सुने थे तो होशियार भी हुआ। आपको शायद पता हो, अष्टावक्र जो थे वो राजा जनक के भी गुरु थे, है ना, राजा जनक सीता के पापा, तो उनके भी गुरु थे। तो बहुत इंटेलिजेंट थे, और इतने इंटेलिजेंट थे कि आगे चलकर इन्होंने अपने ये जो बॉडी के ऊपर के कर्वेचर्स है वो ठीक किए अपने इंटेलिजेंस से, और फिर वो बहुत हैंडसम दिखते थे। उनका एक साउथ में टेम्पल भी है। तो ये सारी जो कहानियां होती है ना, ये कहानियां क्यों बताई जाती है, ताकि हम उससे क्या शिक्षा ले, उससे मॉरल क्या समझे, है ना। तो आप सभी ने क्या समझा अष्टावक्र की कहानी से, आपने क्या शिक्षा ली, क्या समझ लिया, क्या समझा कि सिर्फ माँ का असर नहीं हो रहा है, देखो पापा का भी असर हो रहा है। गर्भ के समय माँ जिन जिन लोगों के संबंध संपर्क में आती है, हो सकता है वो सासू माँ हो, ससुर हो, मतलब छोटे बच्चे के दादा हो,
दादी हो, बुआ हो, है ना, जो भी वो बच्चे के आसपास के लोग, तो उन सभी के सोच का असर कहाँ हो रहा है, उस बच्चे के ऊपर। इसीलिए हम क्या कहते हैं, गर्भ संस्कार की क्लासेस सिर्फ मम्मा को नहीं अटेंड करने हैं, है ना, पापा को भी अटेंड करने हैं। इसके लिए हमने पापा लोगों के लिए तालियां बजाई थी, है ना, क्योंकि पापा को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है ना। मम्मा शांत है लेकिन पापा आ रहे और गुस्सा कर रहे, तो फिर क्या होगा, वो बच्चे के ऊपर असर होगा। घर में दादा दादी, है ना, तो इसीलिए ये अभी जो लोग नहीं आते हैं ना, उन सभी के लिए ये हम लोग ये एक व्यवस्था करके रखते हैं, प्रोविजन है, ताकि ये यूट्यूब पे हम लोग अपलोड करते हैं, ताकि आप भी देख सकते हैं, आप घर वालों को दिखा सकते हैं कि ये डॉक्टर बोल रहे हैं ना, ये हम नहीं बोल रहे हैं। तो और ये साइंस ने और इंडियन कल्चर में इसका पूरा एग्जाम्पल्स है। तो इसीलिए जो जो जैसे पापा करेंगे या घर वाले करेंगे, उनकी सोच का भी असर हो रहा है। प्रहलाद की केस से हमें क्या पता चलता है, प्रहलाद किसका बच्चा है, आप सभी का IQ क्या कहता है, प्रहलाद किसका बच्चा है, प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बच्चा है ना। हिरण्यकश्यप कौन था, है ना, हिरण्यकश्यप माना राक्षस, राक्षस माना क्या, वो भी हमारे जैसे, लेकिन और निगेटिविटी। अभी उसके बावजूद ये प्रहलाद कैसे दिखाया है, विष्णु भक्त है ना। तो कैसे विष्णु भक्त बना, जब प्रहलाद के समय माँ गर्भवती हुई, तो जैसे ही इंद्र को पता चला कि हिरण्यकश्यप की जो बीवी है वो अभी प्रेग्नेंट है, तो फिर इंद्र ने सोचा, इंद्र माना देवताओं देवों का राजा, कि अरे पहले से हिरण्यकश्यप ही इतना सबको तकलीफ देता है, अभी ये बच्चा भी आएगा तो कितनी तकलीफ होगी। तो क्या करता है कि उसकी बीवी को, माना प्रहलाद की मम्मा को बंदिस्त करके कहाँ रखता है, नारद मुनि के आश्रम में। अभी नारद मुनि के आश्रम में नारद उनको पढ़ाते हैं, है ना, क्लासेस प्रवचन करते हैं। तो क्या होता था, मम्मा है ना सो जाती थी, तो अर्जुन के जैसे ही नारद मुनि को लगता था कि ये मम्मा सो गई, तो वो चुप हो जाते थे। जैसे ही वो एक बार चुप हुए तो अंदर से आवाज आया, तो उन्होंने देखा अरे कौन आवाज कर रहा है, तो फिर अंदर से आवाज आया नारायण नारायण। तभी उनको समझ में आया कि ये बच्चा अंदर सुन रहा है। फिर वो प्रवचन वो कंप्लीट करते थे। तो ऐसे करके करके जो है प्रहलाद क्या हुआ, विष्णु भक्त हुआ। अभी इस कहानी से आप क्या समझ मिला, आपको क्या समझ लिया आपने, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया। देखो काफी बार क्या होता है, कोई कोई बीमारी जो होती है ना वो खानदानी होती है। हम क्या बोलते हैं, क्या करें, हमारे खानदान में ये हार्ट अटैक की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी हमारे खानदान में है। इसीलिए देखो कभी काफी बार शादी के समय भी देखते हैं इनके खानदान में कोई बीमारी तो नहीं है ना, सब देखा जाता है। क्यों, क्योंकि फिर हमें लगता है कि हाँ चलो कोई कोई बीमारी जेनेटिक है। लेकिन इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, अभी इसके खून में क्या है, हिरण्यकश्यप का जीन्स है ना, उसके ब्लड में, उसके जीन्स में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये विष्णु भक्त कैसे हुआ, माना ऑल पॉजिटिविटी, ऑल निगेटिविटी से ऑल पॉजिटिविटी कैसे हुआ। तो हम सभी के शरीर में दोनों जीन्स होते हैं, एक बीमारी के जीन्स होते हैं, एक बीमारी नहीं होने के जीन्स, है ना, हेल्दी जीन्स और एक बीमारी के जीन्स। अब ये डिपेंड करता है हमारे कौन से जीन्स ओपन अप होंगे, वो हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। लाइफस्टाइल माना क्या, हम क्या खाते हैं, क्या हम एक्सरसाइज करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या ध्यान करते हैं, क्या कैसे हम, हमारी लाइफस्टाइल है। तो यदि हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी है, हमारा डाइट हेल्दी है, हम एक्सरसाइज करते, ध्यान करते, अच्छा सोचते, तो हमारे जो हेल्दी जीन्स है वो ओपन अप होंगे और हमारे जो बीमारी के जीन्स है वो स्विच ऑफ होंगे। तो हमारे हाथ में है कि हमारे जीन्स में यदि है, लेकिन फिर भी वो जीन्स को ओपन अप करना, वो बीमारियां होना नहीं होना, वो किसके हाथ में है, वो हमारे हाथ में, जिसको कहा जाता है इपीजेनेटिक्स। जेनेटिक्स माना जीन्स, जीन्स तो है, लेकिन उन जीन्स को ओपन अप करना या उनको स्विच ऑफ करना वो हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमें इंडियन कल्चर में भी मिले, हमें साइंस में भी मिले। तो ये सारा फिर हमने सोचा कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया, ये गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट बनाया। तो इसके लिए जैसे मम्मा सोचेगी वैसे क्या होगा, बेबी बनता जाएगा। तो हमने फिर क्या किया, इसका सिर्फ क्लासेस, इसका प्रोजेक्ट नहीं बनाया, आप सब लोगों के लिए एक करिकुलम, एक बुक भी बनाया। तो मम्मा को फिर देखना होगा कि चार्ट बनाना है, चार्ट उसको देखना है कि मेरा बेबी कैसा है,
माय बेबी इज एज हैप्पी एज स्माइलिंग एज श्री कृष्णा। मेरा बेबी कैसा है? माय बेबी इज एज फॉरगिविंग एज जीसस क्राइस्ट। माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। माय बेबी इज एज लविंग एज मदर टेरेसा। आपने देखा होगा अल्टरनेट है ना, एक देखो एक बॉय है तो एक गर्ल है, फिर बॉय फिर गर्ल। क्यों? क्योंकि हमें ये भी नहीं सोचना है कि मुझे है ना बेटी चाहिए। कभी कभी तो पहले काफी सारे है ना भ्रूण हत्या होती थी कन्या, और इसीलिए फीमेल फिटिसाइड, फिर काफी सारे लॉज और ये सब आया। तो यदि हम कभी कभी सोचते हैं कि चलो मुझे है ना बेटी चाहिए, लेकिन हमें वो भी नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि मान लो कि अंदर बेटा है तो उसको अंदर रिजेक्शन फीलिंग होती है ना, उसको लगता है इनको तो और किसी का इंतजार है। तो डिलीवरी के बाद बेटा होगा तो ऐसे नहीं कि आप उसको प्यार नहीं करेंगे, प्यार तो करेंगे ना, लेकिन फिर वो बॉन्डिंग नहीं होता है। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना है बेटा या बेटी, जो भी होगा बेटा हो या बेटी हो, वह कैसे होना चाहिए? हेल्दी और हैप्पी होना चाहिए। तो ये सारे वैल्यूज जो है, जो हमने एक रेफरेंस के लिए दिया है, आपको जो चाहिए आप बड़ा सा फ्लेक्स पैनल भी बनाकर आपके रूम में लगा सकते हैं, और इसको रोज विजुलाइज करना है ना। कभी विजुलाइज करेंगे? रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो समय है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जागृत रहता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, देखो कॉन्शियस माइंड से सभी को पता है क्या सही है क्या गलत है, तो हम बोलेंगे हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है, कॉन्शियस माइंड से पता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ बातें हो जाती है, कोई कुछ बोलता है और फिर हमारी खुशी गायब, हमें दुख होता है। या फिर हम सोचते नहीं गुस्सा करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, कितना क्या क्या होता है, अभी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और फिर कुछ हो जाता है और फिर हम गुस्सा कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग को हमें चेंज करना होता है। और सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग कब चेंज करेंगे? जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिव होता है? जब हम सोने जाते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है। और पूरा समय है ना, रात को जितना भी 6-8 घंटा हम सोएंगे उतना समय सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर उसकी असर होता रहता है, और सुबह उठते ही थोड़ा समय के लिए वो जागरूक रहता है। फिर जैसे वो सैचुरेट हो गया, जैसे मान लो अभी आपने ब्लॉटिंग पेपर लिया, उसके ऊपर इंक डाला या पानी जो भी, तो सैचुरेट हो गया। उसके बाद आप कुछ डालेंगे तो वो एब्सॉर्ब करेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका है। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सुबह सुबह आपने उसके ऊपर जो भरा उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ और ऐड नहीं कर सकते। तो सुबह सुबह आपको क्या करना है? बहुत अच्छी बात है। इसीलिए देखो पहले जमाने में है ना, अभी भी गाँव में भगवान के गीत है ना, वो वासुदेव आता था, वो गीत गाता था, तो वो गीत हम सुनते थे। और अभी क्या, अभी जमाना चेंज हो गया। अभी क्या होगा? सुबह सुबह उठेंगे, पहले न्यूज़पेपर लेंगे, हो सकता है तो ब्रेकिंग न्यूज, वो ब्रेकिंग न्यूज तो पूरा समय ब्रेक करते रहते हैं 24/7, और फिर गर्मा गर्म चाय का सब निगेटिव। अभी हमने सब अंदर निगेटिव डाला, पूरा दिन फिर कॉन्शियस माइंड किसके ऊपर काम करेगा? जो कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने डाला है। तो रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही हमने जो पॉजिटिव बातों को विजुलाइज किया है ना, कि माय बेबी इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, माय बेबी इज एज पावरफुल एज माँ दुर्गा, माय बेबी इज एज नॉलेजेबल एज माँ सरस्वती। तो क्या होगा? वैसे वो बनते जाएगा। आप बनोगे नहीं, यू आर ऑलरेडी देयर, बेबी तो अंदर है ना। तो ये भी नहीं बोलना है कि आप बनोगे, आप माँ दुर्गा के जैसे शक्तिशाली, नहीं, आप ऑलरेडी हो। तो उसके लिए बेबी को क्या करना है? ये वैसे चार्ट बनाकर ये लिखना है कि माय बेबी, यहाँ पर होमवर्क है ना, तो मम्मा को ये होमवर्क करना है कि माय बेबी इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा। तो ये सारा, ये इससे क्या होगा? एक तो बेबी वैसे बनता जाएगा। जब बेबी बड़ा होगा तो आप उसको दिखा सकते हैं, देखो मम्मा ने क्या क्या होमवर्क किया था, और उसको ही याद आएगा क्योंकि उसने अंदर से ये सीखा है। और उसके लिए पहले किसको बनना पड़ेगा? सिर्फ बच्चा बनेगा नहीं ना, माँ को बनना पड़ेगा कि मम्मा इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा। तो मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, तो मम्मा भी कैसे बनेगी? मम्मा भी पहले वैसे बनेगी। मम्मा इज एज लविंग एज मदर टेरेसा, है ना। मम्मा इज एज इंटेलिजेंट, तो जैसे मम्मा बनेगी वैसे बेबी। तो ये क्या है, हमने
ये पूरा एक 1 मंथ के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है ना। तो ये आपके वीक 4 और हर वीक में जो 7 डेज, तो यहाँ पे जैसे लिखा है वीक 1 डे 6, तो इससे क्या होगा कि डेली आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे और आपको एक एक्टिविटी बेस्ड होगा, सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुछ करना है तो करेंगे। तो वैसे हम बनते जाते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हमने क्या किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। जैसे अभी यहाँ पर जहाँ जहाँ पॉसिबल है तो एक ही पेज पे है, तो अभी जैसे यहाँ हिंदी है तो उसका ही क्या है, इंग्लिश है। तो कभी कभी क्या है, मान लो कि किसी को इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन आजकल बच्चे तो सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हमारे आजू बाजू में कोई भी रहेगा उसको बुलाकर भी वो रीड करेंगे, तो अंदर में भी दोनों लैंग्वेजेस सीख जाएगा। अभी बेबी अंदर सब कुछ सीख रहा है, इसके लिए बहुत भी उसको ये प्रेशर नहीं देना है। 4-5 ने तो ये सुनते हैं ना, तो लोग जाते हैं बहुत एंथुसियास्टिकली, उमंग उत्साह में आते हैं, सीडीज लेकर आते हैं, चलो उसको जर्मन भी पढ़ा लेते हैं, फ्रेंच भी पढ़ा देते हैं। ऐसे नहीं करना है। तो हमारे लिए 3 लैंग्वेज है ना, एक हमारी मदर टंग होनी चाहिए, एक जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी है ना, और फिर क्योंकि अभी इंटरनेशनल सब पढ़ाई वगैरह सब चलती है, तो इन तीनों भाषा जो भी मदर टंग है तो वो हमारे 3 लैंग्वेजेस होने चाहिए। तो ये इसके लिए ये हमने करिकुलम बनाया है। तो ये क्या करना है, बेबी को ये मम्मा को ये चार्ट बनाना है खुद से, और ये सारी एक्टिविटीज करनी है। अब ये कब करेंगे, तब करेंगे। किसी को लगेगा अरे यार ये तो मेरा 7वां महीना चल रहा है, ये पहले से पता होता है तो कितना अच्छा। कोई बात नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट 1000 डेज में करना है। फर्स्ट 1000 डेज कहाँ से आए, इंट्रायूटेराइन पीरियड, प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ्स का पीरियड है 270 डेज प्लस पोस्ट डिलीवरी 2 इयर्स, बेबी का 2nd बर्थडे होने तक का समय, इस समय तो 2 इयर्स माना 365 प्लस 365 तो कितना हो जाता है 1000 डेज। तो ये साइंस ने रिसर्च किया कि फर्स्ट 1000 डेज में जो कुछ आप करेंगे वैसे आपका बेबी बनता जाएगा। उसकी जो रिसीविंग पावर, कैचिंग पावर जो है वो 100% रहती है। तो जो कुछ उसके आजू बाजू में हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है तो वो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव है ना, जैसे अभी देखा हमने अष्टावक्र प्रहलाद के, जो कुछ हो रहा है उसको वो कैच करता है। तो इस फर्स्ट 1000 डेज में बहुत ध्यान रखना है। लेकिन हमारी माताएं क्या करती है, बहुत ध्यान रखती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक है ना, फिर ट्विटर, जो भी, तो ये सभी में जितना हमको क्या लगता है, चलो व्हाट्सएप में ऐसे ही पढ़ रहे, हमको लगता है ये मेरे जीवन से रिलेटेड नहीं है और किसी के, अरे लेकिन जो कुछ आप डाल रहे, गार्बेज इन, तो क्या होगा, गार्बेज आउट, यहाँ वहाँ की सब निगेटिव बातें, उसके ऊपर फिर हमारी सोच चलेगी, क्योंकि जो कुछ आपके यहाँ चित्त पर बैठा है वो चिंतन में आता है, और वैसे फिर आपके विचार होते हैं, और उसका असर जैसे अभी हमने देखा है ना, तो हमारा जो निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सिर्फ हार्मोन्स की बात नहीं होती है, जीन्स का हमने देखा, जीन्स और इम्यून पावर, हमारी इम्यून पावर भी अफेक्ट होती है। तो ये सभी का असर कहाँ होगा, मम्मा की हेल्थ पर। आजकल हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स, प्रेग्नेंट पेशेंट है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उनको डायबिटीज हो रहा है, डायबिटीज के लिए फिर इंसुलिन देना पड़ता है, कभी कभी किसी का बीपी इतना बढ़ जाता है क्योंकि वो बेबी का ब्लड सप्लाई तुरंत कट ऑफ होता है, फिर उसको इमीडिएट सीजर करके हमें बचाना पड़ता है, तो बेबी सफर होता है, तो मम्मा सफर हो रही है, बेबी गर्भों के अंदर सफर हो रहा है, डिलीवरी के समय वो सफर हो रहा है, उसको NICU में भेजना पड़ता है। फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बच्चे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ता है, स्कूल में जाएंगे तो इनमें संस्कार नहीं है, वैल्यूज नहीं है, और इतना ही नहीं, साइंस ने कहा फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस, माना अभी गर्भ में जो स्ट्रेस बच्चों को मिल रहा है, इनको आगे चलकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, कैंसर, ये सभी बीमारियां बहुत जल्दी एज में हो रही है। इसीलिए देखो आजकल, पहले क्या होता था, मम्मा लोग वर्किंग नहीं थी तो क्या होता था, सिर्फ घर में देखना है, तो उनको वो प्रेशर नहीं होता है। अभी क्या है कि घर का भी प्रेशर है, न्यूक्लियर फैमिली है, फिर ऑफिस का भी प्रेशर है, तो हमें भले हम ये सब करें, लेकिन ये करते समय हमें ध्यान देना है कि मम्मा हेल्दी और हैप्पी रहे, है ना, तो क्या होगा, बेबी भी हेल्दी और हैप्पी होगा, है ना। मम्मा सिर्फ अपने हेल्थ का ध्यान दे रही है, लेकिन वो हेल्थ का भी ठीक से ध्यान नहीं दे
है फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट और एक्सरसाइज, उसका भी ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। और हैप्पीनेस का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वो तो आउट ऑफ सिलेबस, वो तो हमको कभी किसी ने सिखाया नहीं, हमको कभी मालूम ही नहीं था। तो इसीलिए ये सारा हमें पढ़ना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये प्रोजेक्ट बना। तो ये प्रोजेक्ट 2009 में मैं फर्स्ट टाइम माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गई थी और वहाँ मैं प्रोजेक्ट सुन रही थी वहाँ के। तो वहाँ एक प्रोजेक्ट मैंने सुना हार्ट अटैक के ऊपर, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा था उनका। ये मैं 2009 में मैंने अटेंड किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट चालू हो गया था 1998 में। अभी इस प्रोजेक्ट में क्या करते थे कि जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या ट्रीटमेंट है, हार्ट अटैक के लिए ट्रीटमेंट बताइए क्या करते हैं आज के डेट में। पहले तो एंजियोग्राफी करेंगे, देखेंगे ना कितने ब्लॉकेजेस है, 2 ब्लॉकेजेस है, 3 ब्लॉकेजेस है, और फिर वो ब्लॉकेजेस कितने परसेंटेज है उस अनुसार फिर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है, एक तो एंजियोप्लास्टी करेंगे, और जो लोग एंजियोप्लास्टी जिनके लिए पॉसिबल नहीं है ना कि ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, बाईपास किया जाता है। तो जो लोग बाईपास या एंजियोप्लास्टी, अभी ये दोनों ऑपरेशंस के लिए पैसे भी लगेंगे, तो कभी कभी किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, या फिर कोई कोई है ना डरते हैं, बोलते हैं मरूंगा तो भी चलेगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करूंगा, ऐसे भी रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, माउंट आबू में जो हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारी का, 1 वीक के लिए रखते हैं। मान लो हस्बैंड को है तो वाइफ को साथ में जाना है, वाइफ को है तो हस्बैंड को साथ में जाना है, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करके वहाँ जाना है। अभी क्या किया जाता है यहाँ पर, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सिखाया जाता है। और 1 हफ्ता वो लोग वहाँ रहते हैं, तो अभी 1 हफ्ता टेंशन नहीं है, माताओं के लिए घर में भोजन करो, बच्चों को देखो, है ना। और सपोज जेंट्स है तो उनको क्या बाकी सभी कार्य विभाग, तो वहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई आपको कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं है। तो आराम से आप सब कुछ सुन रहे हो, वहाँ वो डाइट खा रहे हो, वहाँ वो एक्सरसाइज कर रहे हो, वहाँ पे वो ध्यान कर रहे हो। इससे क्या होगा कि उन लोगों का काफी सारा जो पैरामीटर्स है ना, पल्स है, बीपी है, आपका ईसीजी चेंजेस है, आपके ब्लड टेस्ट है, वो सारे रिपोर्ट्स ना विदिन 1 वीक काफी सारे चेंजेस आना चालू हुआ। और विदिन 6 मंथ एंजियोग्राफी में जो डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस थे वो भी रिवर्स हो गए विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास। और ये 1-2 लोगों के ऊपर रिसर्च नहीं हुआ, और ये रिसर्च सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ने नहीं किया, ये रिसर्च कौन कर रहा था, ब्रह्मा कुमारी का जो हॉस्पिटल है ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू एंड DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सेंट्रल मिनिस्ट्री है DRDO, और 1998 में DRDO के डायरेक्टर कौन थे पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, साइंटिफिक पर्सन, ऐसे आप गए और आपने बोला, हवा में एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे। उन्होंने इस रिसर्च को कोऑर्डिनेट किया। हाँ, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके थे, तो ये रिसर्च कोऑर्डिनेट किया, और ये सारे जो पेशेंट्स को एंजियोग्राफी के लिए डॉक्यूमेंटेड हार्ट ब्लॉकेजेस रिवर्स किए। कितने, 1-2 पेशेंट नहीं, अभी कितने काफी साल हो गए हैं, 17,000 पेशेंट्स को हमने विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास ठीक किया। और ये रिसर्च ब्रह्मा कुमारी ने, भारत ने पूरे विश्व को दिया कि विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास हम हार्ट अटैक को ठीक कर सकते। जोरदार तालियां बजाइए। तो ये रिसर्च करने वाले जो डॉक्टर है, डॉक्टर सतीश गुप्ता, ये हमेशा कहते हैं, और मुझे उनकी बात कभी मैंने सुनी थी और बहुत अच्छी लगी थी, याद भी रही। क्या कहते थे कि यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, सुन रहे हैं ना सभी, यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। तो क्यों एंजियोप्लास्टी करो, बाईपास करो। ब्लॉकेजेस कहाँ है, हमारे मन में। मन के ब्लॉकेजेस फिर कहाँ आएंगे, फिर हार्ट में आएंगे। यहाँ जो ब्लॉकेजेस है तो वो कहाँ आएंगे, वो कैंसर की गांठ बनेंगे, वो फ्रोजन शोल्डर बनेंगे, पेरिफेरल वो बनेंगे। जो कुछ यहाँ पकड़ के रखा है वो कहाँ जाएगा, शरीर में कहीं ना कहीं से बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। मराठीमध्ये खूप चांगलं बोलतात, सगळं पकडून ठेवतात, तो बोलते हैं आतल्या गाठीचं आहे, सगळं पकडून ठेवतो, कुछ नहीं छोड़ना है उसको, सब पकड़ के रखना है। तो ये गांठें बनेंगी, हार्ट अटैक की गांठ बनेगी, कैंसर की गांठ बनेगी, डायबिटीज होगा, है ना। तो ये सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ जो मन है, हमारा सॉफ्टवेयर
उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। वो वहाँ सब बातों को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। इसीलिए परमात्मा भगवान कहते हैं रात गई बात गई। सुबह उठते हो ना तो समझना आज ही मैंने जन्म लिया है, आज ही मेरा अवतार हुआ। अच्छा ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे, कल तक क्या हुआ था सब भूल जाओ, कुछ पकड़ के नहीं रखना है। जो जो यहाँ पकड़ के रखेंगे वो बीमारी के रूप में आएंगे। तो जब मैंने ये प्रोजेक्ट सुना तो मुझे परमात्मा ने रेडीमेड प्रोजेक्ट बना के दिया, मुझे कुछ करना नहीं था। वहां पे मुझे उन्होंने विजन दिया है ना, दिखाया कि देखो ये हार्ट है। अभी जैसे ही उन्होंने डाइट चेंज किया, एक्सरसाइज किया और फिर मेडिटेशन भी किया तो क्या हुआ, हार्ट के ब्लॉकेजेस जो है वेसल्स वो खुल गए, है ना। तो यहाँ क्या है, ये थैली है, गर्भ है, उसके अंदर बच्चा है। ये सभी गलत गलत डाइट है, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, गलत गलत सोचते हैं, दुखी होते हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, बेबी को भी अंदर तकलीफ हो रहा है, माँ को भी हो रहा है। तो जैसे ही ये वेसल्स खुलेंगे तो क्या होगा, बच्चा भी अंदर अच्छे से बढ़ेगा, माँ भी स्वस्थ रहेगी और बेबी भी स्वस्थ होगा। मम्मा कैसे रहेगी, हेल्दी और हैप्पी रहेगी, और बेबी भी कैसे होगा, हेल्दी और हैप्पी होगा। फिर हम वहाँ से आए, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के, उनको प्रेजेंट किया। फिर ये पूरे जैसे भारत में काफी राज्यों में हमने इस प्रोजेक्ट को किया। 2018 में ये जो प्रोजेक्ट है, जब मैं, क्योंकि काफी राज्यों में मैंने जाकर ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, तो तभी रांची के गवर्नर कौन थे, जो अभी के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो तभी मैडम ने पूरा अटेंड किया था। तो वो घंटा जब वो रांची के गवर्नर थे, फिर जो जेपी नड्डा जी अभी के हेल्थ मिनिस्टर, तभी भी उस समय उस गवर्नमेंट में वो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने अटेंड किया था। आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नाइक जी, उन्होंने अटेंड किया था। क्यों बता रही हूँ ये सारा, क्योंकि कभी कभी हमको क्या लगता है कि चलो फ्री भी मिल रहा है, यहीं हो रहा है, छोटे कम लोग आ रहे हैं, तो क्या ये प्रोजेक्ट ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ तक गया, G20 में भी मैंने जाकर इसको प्रेजेंट किया। तो जोरदार तालियां एक बार इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आप सब लोग आते हो तो ये प्रोजेक्ट जो है डिवाइन गर्भसंस का, ये पूरे वैसे महाराष्ट्र इंडिया में चलता है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है, दो विशेष बातें है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, मम्मा को हेल्थी और हैप्पी बनाना है ताकि बेबी हेल्थी और हैप्पी होगा। हेल्थ के लिए क्या करना है, हेल्थ के लिए दो बातें, क्या होती है दो बातें, एक तो डाइट का ध्यान रखना है, दूसरा क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। तो जब डाइट की बात आती है, इंडियन कल्चर में बहुत अच्छे से कहते हैं, जैसे हमारा अन्न होता है वैसे हमारा मन होता है और वैसे ही हमारा जीवन होता है। जैसे हमारा पानी होगा वैसे ही हमारी वाणी होगी, जैसे हमारा आहार होगा वैसे हमारे विचार होंगे और वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। तो यदि हमारा जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें हमारे खान पान पे भी ध्यान देना है। तो इसके ऊपर भी ना साइंस ने रिसर्च किया, क्योंकि कोई भी बातें ना, अभी हम साइंस युग में रहते हैं तो हमें लगता है हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, साइंस क्या कहता है। तो साइंस में जापानीज साइंटिस्ट मसारो इमाटो, इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। क्या किया गया इस रिसर्च में, जैसे अभी ये 2 पानी के गिलास है, तो उन्होंने रिसर्च जो है पानी के ऊपर किया, पौधों के ऊपर किया, फिर ग्रेन्स के ऊपर, जैसे चावल वगैरह है ना, इसके ऊपर। तो जैसे अभी मैं पानी का रिसर्च आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। 2 गिलास है पानी के, 2 गिलास में पानी रखा और दोनों गिलास में एक ही बॉटल से पानी डाला और एक ही रूम टेम्परेचर, जैसे एसी है यहाँ पर, ऐसे नहीं कि एक पानी में ना गर्म पानी डाला है, दूसरे में ठंडा पानी है, एक जो है गिलास यहाँ रखा, दूसरा गिलास सनलाइट में धूप में रखा, ऐसे नहीं। दोनों गिलास में सेम पानी है और दोनों गिलास सेम रूम टेम्परेचर में है। और फिर ये दोनों ग्लासेस के ऊपर लेबल लगाया, एक के ऊपर लेबल लिखा मदर तेरेसा, दूसरे ऊपर लेबल लिखा एडोल्फ हिटलर। अभी ये नहीं कि दोनों ने पिया हुआ पानी रखा है, पानी अभी का ही है, सिर्फ लेबल लिखे। और रिसर्च में क्या किया गया, जैसे अभी हम लोग मान लो 25 लोग हैं, 25 लोगों को आना है और उसके ऊपर का जो लेबल लिखा हुआ है वो मन ही मन रिसाइट करना है, मदर तेरेसा एडोल्फ हिटलर। फिर हम लोग सब चले गए। फिर क्या किया गया, दोनों जो पानी के ग्लासेस है उसमें से एक एक पानी की बूंद को निकाला गया और उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा। जैसे ब्लड लैब में आप सभी का ब्लड टेस्टिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ग्लास स्लाइड के ऊपर
जो ब्लड का ड्रॉप लेंगे और फिर चेक करेंगे। तो वैसे ही पानी की बूंद को रखा गया और फिर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको देखा गया और जो इमेजेस थे उसको क्या किया गया, हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से बड़े फोटोग्राफ्स लिए गए। तो क्या देखा, जिसपे मदर तेरेसा था उसके ऊपर बहुत सुंदर रंगोली के जैसे इमेजेस, बहुत सुंदर, और जहां अडोल्फ हिटलर लिखा था वहां ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। अभी ऐसा क्यों हुआ? पानी तो सेम था, अभी इस पानी में ये क्रिस्टल्स चेंज क्यों हुए, क्या हुआ? अभी हम लोग जो 25 लोग आए, हमने क्या सिर्फ पढ़ा, मदर तेरेसा और एडोल्फ हिटलर। मदर तेरेसा बोलेंगे तो सामने क्या आता है हमारे, है ना, माँ की मूर्त, लविंग नेचर, बहुत, है ना, तो चेहरे पर भी हमारे खुशी आ जाती है। एडोल्फ हिटलर सोचेंगे तो क्या आता है ना, एकदम ब्लड, वायलेंस, है ना, तो क्या होता है, निगेटिविटी आ जाती है। तो जो हमने सोचा उसका असर कहाँ हो रहा है, पानी के ऊपर, और पानी भी कहाँ है, बाहर। अभी बाहर इतना असर हो रहा है तो फिर हमारे ऊपर असर होगा कि नहीं होगा, हमारे शरीर के ऊपर असर होगा कि नहीं, क्योंकि वो हमारी सोच है। सबसे पहले किसके ऊपर असर करेगी, पहले हमारे शरीर के ऊपर असर करेगी, बाहर असर कर रही है। और हमारा शरीर 70% पानी है ना, जो बेबी होता है, बेबी के आसपास भी क्या है, पूरा पानी है ना, तो वो असर कहाँ हो रहा है, पानी, पानी से कहाँ होगा, गर्भ के ऊपर होगा। इसीलिए देखो, जैसे हमारे घर में कोई पूजा वगैरह होती है, पाठ होती है, तो जो पंडित जी आते हैं ना, वो बोलते हैं कि अभी आप काम करो, जो भी घर में प्रसाद बनाया है ना, जो भी तीर्थ बनाया है वो यहाँ लाके रखो। फिर वो क्या करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, है ना, ताकि वो पानी से, वो तीर्थ से, वो तरल तत्व है, जो आपको हाई एनर्जी वर्ड्स है ना, तो वो हाई एनर्जी वर्ड से वो वही पंचामृत है, दूध है, वो क्या बन जाता है, अमृत बन जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है। तो ये सारा रिसर्च क्या किया, साइंस ने रिसर्च किया कि कैसे उसके क्रिस्टल्स चेंज होते हैं। उन्होंने फिर जाकर फुजियारा डैम के ऊपर भी रिसर्च किया ना, डैम के ऊपर जाकर प्रेयर्स किए तो पानी के क्रिस्टल चेंज हो जाते हैं। आप पौधों के ऊपर देखो, आप पौधों के ऊपर जाकर बहुत प्यार से पौधों को, है ना, पानी देते हो, करते हो, तो पौधा बहुत अच्छे से बढ़ता है। और जिसके ऊपर आप तो कुछ काम के ही नहीं हो, कुछ फायदा ही नहीं है आपका, तो उसके वो मर जाता है, उसके ऊपर पेड़ पे फल नहीं आते हैं। तो जैसे ना, एक बहुत अच्छा, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स है बताने के लिए। एक सेंटर था ब्रह्मा कुमारी का, और वहाँ एक आम का पेड़ था, तो बहुत आम आते थे। फिर क्या होता था, सब आम निकालो और फिर उसको, अभी सब गिफ्ट देते हैं ना, तो फिर क्या, उसको रैप करो, गिफ्ट पैक करो, पैकिंग करो, फिर सबको दो। तो फिर क्या होता था कि जो बहनें थी उनको बहुत काम होता था, तो बोलते थे कि अरे ये पेड़ कितना आम देता है, हमारा कितना काम हमको करना पड़ता है। और आप सोचेंगे, मतलब सोच भी नहीं सकते, अगले साल उस आम के पेड़ पर एक भी आम नहीं आया। तो जो हम जैसा सोचते हैं, और फिर उनको रियलाइज हुआ, फिर उस आम के पेड़ को बहुत प्यार से सब कुछ किया गया, फिर वापस आम आना चल रहा है। ऐसे ये कहानी मनगढ़ंत नहीं बनाकर बता नहीं रही हूँ, ये रियल स्टोरी बता रही हूँ। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि, और ये सारा हमारे इंडियन कल्चर में भी पहले से था। देखो, हम जब भोजन करने बैठते थे तो बचपन में हमें सिखाया जाता था कि आपको पहले भगवान को याद करना है, वदनी कवल लेता नाम ज्ञा श्री हरिच। तो क्या होता है, हमको लगता है ये क्या गवार, ये क्या ऐसे भोजन के पहले जरूरी है सोचना। लेकिन अभी मैं सिंपल आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि जो सूजी का हलवा, मराठी मध्ये आपण शिरा बोलतो, तो अभी ये 3 जगह बनाने के लिए हमने सेम इंग्रेडिएंट दिए। एक जगह जैसे जो जो लगेगा ना, सूजी, मना रवा, फिर शुगर है, शक्कर है, घी है, या ऑयल, कोई कोई ऑयल में बनाते हैं, और फिर मिल्क है, ड्राई फ्रूट, जो भी। तो सेम इंग्रेडिएंट 3 जगह हमने दिए। एक दिया हमने घर में मम्मा को बनाने के लिए, दूसरा दिया होटल वाले को, और तीसरा दिया प्रसाद बनाने वाले को। अभी 3 जगह ये हलवा बना, शिरा बना, तो तीनों का टेस्ट सेम होगा क्या अलग अलग होगा, आप बताइए? अलग अलग होगा, है ना। जो मम्मा बहुत प्यार से बच्चों के लिए बनाती है वो भी टेस्टी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा टेस्टी कौन सा होगा, जो प्रसाद के लिए बनाते हैं। प्रसाद बनाते समय कोई कुछ बोलने के लिए जाएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप नहा धोकर, है ना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना है,
मम्मा भी बच्चों के लिए बनाना है तो सोचेगी नहीं कि नहीं मुझे नहा धो के करना है, लेकिन भगवान के लिए बनाना है तो बहुत अच्छे से फ्रेश होकर भगवान के गीत वगैरह चालू रहेंगे। कोई कुछ बोलने के लिए जाएगा तो क्या बोलेंगे, नहीं ये सब बातें अभी हम बाद में देखेंगे, अभी भगवान जी के लिए प्रसाद बन रहा है। तो क्यों? क्योंकि हमारी जो मनस्थिति थी वो पहले हाई एनर्जी एलिवेट हो गई। वो फिर गीत है ना, भगवान के गीत चल रहे हैं, भजन चल रहा है, तो वो हाई एनर्जी वर्ड्स है, तो वही भोजन क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो हमें प्रसाद के लिए फिर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद क्यों जाना है? हम 3 बार तो कम से कम खाते हैं, प्रेगनेंसी में तो 5 बार हो जाता है, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तो सभी के लिए है। तो ये सारा हम प्रसाद बना सकते, थोड़ा सा प्रसाद की पूरी थाली हम प्रसाद बना सकते। क्या करना है, खाना बनाते समय, खाना खाते समय, खाना खिलाते समय हमारी मन की स्थिति कैसे है वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जो घर में भोजन बनाने वाली हमारी माता है, बहने है ना, भाइयों को भी रिक्वेस्ट है कि आप उनको बहुत खुश रखो। यदि वो किसी वजह से खुश नहीं रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है उनके जॉब में, ये जो भी भोजन बनाते समय कुछ भी बातें हुई है उसको बाजू में करके फिर किचन में एंट्री करनी है। नहीं तो क्या होगा, जो भोजन आप बनाएंगे उसका असर उस खाने वाले के ऊपर होने वाला है। कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे वजह से औरों को तकलीफ हो। जैसे सिंपल एग्जांपल, बच्चों का एग्जाम होता है ना, तो मम्मा क्या करती है, बहुत प्यार से मिल्क बनाती है, मिल्क लेगी, उसमें शक्कर भी डालेगी, बादाम भी डालेगी, है ना, प्रोटीन से ब्रेन के लिए एनर्जी मिलेगी। फिर बोलती है और सोचती है, इतना इसको पूरे साल बोला था, कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक से पढ़ाई भी नहीं पढ़ी, अभी पता नहीं जाकर क्या। फिर बच्चे को जाकर देगी और प्यार से बोलेगी, हाँ ले बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम। अरे लेकिन सोच क्या रहे थे तभी, तो उसको वहां सब थोड़ी तो याद आने वाला है। तभी क्या सोचना है हमें, जो हम बोल रहे वही तो सोचो ना। बोलते समय बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं कर, तेरा पेपर तो बहुत अच्छा जाएगा, जो कुछ तूने पढ़ा है वही आएगा। तो बोल रहे हो तो सोचो भी वही ना। सोच एक रहे, बोल एक रहे, तो उसमें जो एनर्जी मिक्स होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ से होमवर्क है ना, क्या है, काफी बार क्या होता है, कोई कोई जो गलत बोलता है ना, फिर आकर क्या बोलते हैं, सॉरी यार मुझे ऐसे बोलना नहीं था, लेकिन पता नहीं कोई बात निकल गई, तो हम क्या बोलते हैं, तुम हमेशा ऐसे करते हो, बोलने से पहले सोचो फिर बोलो। कोई कुछ गलत कर्म करता है और आता है तो हम क्या बोलते हैं, तो हमेशा ऐसे करते हो, करने से पहले सोचो और फिर करो। लेकिन यहाँ से क्या लेकर जाएंगे, सोचने से पहले सोचो। पहले तो हमें यही पता नहीं कि हम सोचते हैं, अभी आप बोल रहे हो कि सोचने से पहले सोचो, तो क्या सोचना है, तो चेक करना है कि हर 1 घंटे के बाद कि 1 घंटा हमने क्या सोचा, अच्छा था, दुखी हुए, नाराज हुए, फिर चेंज करना है ना। रात तक भी नहीं वेट करना है, तुरंत के तुरंत वहां के वहां क्लीनिंग करनी है। तो हम सिर्फ क्या खाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, क्या खा रहे हो भी इम्पोर्टेंट है ना। हमारे खाने में क्या क्या आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, हाँ, तो ये सभी। और विशेष प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या चाहिए, हमारा हीमोग्लोबिन के लिए आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन है ना, विटामिन डी, फोलिक एसिड। विटामिन डी हमें खाने से नहीं मिलता है, सनलाइट से, लेकिन इतना सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है, तो हम कैल्शियम के टैबलेट्स में ही विटामिन डी देते हैं। प्रेगनेंसी के समय 1000 इंटरनेशनल यूनिट और फीडिंग करते समय 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स, है ना, जब तक आप फीडिंग कर रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, विटामिन डी की मात्रा कम है। विटामिन डी क्या है, ट्रांसपोर्टर है, वो ट्रांसपोर्टर कैल्शियम को डिपॉजिट करेगा, नहीं तो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा तो बोन्स वीक होते हैं, मतलब बूढ़े होते हैं तो कैल्शियम की कमी है, झुक गए तो ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मम्मा लोग ठीक से कैल्शियम नहीं लेते हैं, दवाई लेने में आनाकानी करते हैं, तो क्या होता है, बाय बर्थ बच्चे वीक बोन से पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है, हमें दवाई भी लेनी है, हमें खाने पे भी ध्यान देना है। तो खाने में हमारे क्या क्या आना चाहिए, खाने में जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सलाद है, स्प्राउट्स है, फिर ग्रेन्स में भी प्रिफरेबली है ना, जवार, बाजरी, नाचनी, ये ज्यादा लेना है। जितना हो सके राइस और गेहूं भी कम मात्रा में लेना चाहिए। फिर ड्राई फ्रूट्स में आपको क्या लेना है, बादाम, अखरोट ये ले सकते हैं, जिससे प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलेंगे। और पानी और मिल्क में क्या है कि मिल्क क्वेश्चन मार्क है, क्या मिल्क मिल रहा है मार्केट में, यदि हमें उसकी गारंटी है तो ठीक है, अदरवाइज मिल्क की जगह आप क्या कर
कर्ड ले सकते हैं ना, छाछ या दही ले सकते हैं। तो ये हमारे खाने में आना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, और जैसे काफी लोगों का ना, आप लोगों का हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे खाने में? सेब होना चाहिए, अनार, बीट, पालक है ना, काला वाला किशमिश, काला वाला खजूर, लाल वाला साग, हरी पत्तेदार सब्जियां, अभी तो रेनी सीजन है तो काफी सारी हरी सब्जियां मिलती है। और फिर जो शेकटा जो लंबी ऐसे सेक रहती है ना, तो वो हमारे खाने में आनी चाहिए। और ये सब करते समय ध्यान किस बात का देना है कि किस भाव से उसे हम बना रहे हैं, किस भाव से उसे खा रहे हैं और किस भाव से खिला रहे हैं। मान लो बनाने वाले ने तो बहुत अच्छे भाव से बनाया, लेकिन खाने वाला बैठा है, आया, टीवी ऑन किया, क्राइम रिपोर्टर, अभी क्या जाएगा उसके खाने में, आप बताओ। बनाने वाले ने तो भगवान की याद में बनाया। तो ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, किस भाव से बना रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं, किस भाव से खिला रहे हैं। क्योंकि क्या है कि अभी काफी बार ऐसे होगा कि हम खुद नहीं बना सकते, लेकिन खाना तो हमें ही खाना है ना। तो खाते समय क्या करना है, 30 सेकेंड्स, इतना तो बिजी नहीं है। खाना तो हाथ धोकर ही खाते हो ना, कि बहुत बिजी है ऐसे ही खा लेते, ऐसे तो नहीं करते हो ना। तो खाना भोजन खाते समय है ना, जब हाथ धो रहे हैं तो ये फिजिकल क्लीनिंग हो रही है, उसके साथ साथ माइंड क्लीनिंग, इमोशनल क्लीनिंग है ना, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं करेंगे तो वो सारा फिर जो खाने में जाएगा। तो इसीलिए खाने को प्रसाद बनाने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल विधि है ना। खाना बनाने से पहले, खाना खाने से, खाना खिलाने से पहले आधा 30 सेकेंड, आधा मिनट हमें ईश्वर परमात्मा को याद करना है। परमात्मा से वो प्यूरिटी के वाइब्रेशंस, वो शक्तियाँ, शांति इस खाने में प्रवाहित हो रही है, और उस खाने से मेरे अंदर शक्तियाँ आ रही है। तो इससे क्या होगा, ये पानी नहीं रहेगा, ये क्या होगा, अमृत बन जाएगा। भोजन क्या बन जाएगा, प्रसाद। तो ये विधि बहुत सिंपल है, इसीलिए नॉनवेज को भी प्रसाद नहीं बना सकते है ना। तो ऐसे चलो मैडम ने बोला, तो अभी ये खाना ईश्वर परमात्मा को, जो भोजन हम परमात्मा को, ईश्वर को स्वीकार कराते हैं, वही भोजन हमें खाना चाहिए। क्योंकि आप खुद ना एक्सपेरिमेंट करके देखना, जैसे नवरात्रि होते हैं 9 दिन, या फिर अभी जैसे अगले महीने में गणेश जी आएंगे तो 1.5 दिन, किसी के घर में 5 दिन होते हैं। तो तभी हम जो सात्विक भोजन करते हैं है ना, ज्यादा फ्रूट्स लेते हैं, सलाद, तो हमारा देखो, हमारा बॉडी जो है ना, हमें खुद को फील भी है ना बहुत लाइट होता है, हल्का लगता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है। लेकिन ये सब प्रेगनेंसी के समय, इसलिए आप जब भी मेरे पास फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आते हो तो एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में बोलती हूँ, आपको टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, नॉनवेज नहीं खाना है ना। क्यों नहीं खाना है, उसके पीछे ये सारा समझना बहुत जरूरी है। देखो, जब नॉनवेज की बात आ रही है, सिंपल है ना, अभी हम सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, हमें सिर्फ सोचना है। अभी हमारे घर में किसी की भी डेथ होती है, बहुत हमें उनसे प्यार है, फिर भी कितना समय हम उनको घर में रखेंगे। क्या किया जाता है कि जैसे कस्टम वाइज हम उसका क्या करेंगे, उनका अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन उनको ज्यादा समय घर में नहीं रखेंगे। इतना ही नहीं कि वहां से आने के बाद घर की सफाई होती है ना। क्यों? क्योंकि डेड बॉडी की वजह से जो चेंजेस होते हैं, और हमारे घर में जाकर हम देखो किचन में डेड बॉडीज पड़े, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं वो सही है, गलत है। और ये साइंस कह रहा है, साइंस ने रिसर्च किया, वेस्टर्नर्स में इतना सारा कैंसर हो रहा था, फिर देखा कि ईस्टर्नर्स में कोई कैंसर नहीं, क्योंकि उनके भोजन में क्या है, उनके भोजन में वेजिटेबल्स ही है। तो इसीलिए अभी वेस्टर्नर्स क्या फॉलो कर रहे हैं, अभी वो वेजिटेरियन नहीं, वो वेगन डाइट फॉलो कर रहे हैं। वेजिटेरियन की तो बात ही छोड़ो, वो तो अभी मिल्क भी नहीं लेते हैं। तो ये सारा वो साइंस ने प्रूव किया है कि फिजिकल लेवल में भी तो चेंजेस आते हैं, कैंसर हो रहा है, किडनी डैमेज हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, और फिर हमारे बॉडी के ऊपर तो असर होगा ही। क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि हमें शांत रहना है, हमें खुश रहना है। अभी आप थोड़ा सा सामने इमेजिन करो, वो दृश्य सामने लेकर आओ, स्लॉटर हाउस में एनिमल्स को कैप्टिविटी में बांध के रखा है, इतना बड़ा छोरा लेकर जाकर उसको काटने वाले हैं। तो क्या उनके अंदर भावना रिलीज होगी कि नहीं रिलीज होगी? उनके अंदर क्या होगा, वो एजिटेशन, वो एंगर, वो फियर, तो वो सारी भावनाएं वो जब हम फ्लेश खा रहे, प्रोटीन के नाम पे प्रोटीन है,
लेकिन प्रोटीन के साथ हम क्या क्या खा रहे हैं, तो ये हमें खुद सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं करना है, क्योंकि उस बेबी के ऊपर हमें ये सारा नहीं डालना है। देखो एनिमल्स को भी भावनाएं होती है, हमारे घर में डॉग होता है ना, कैट्स होते हैं, घर में कोई ऐसे बहुत गुस्सा करता है ना, बेचारा डॉग ही जाकर कॉर्नर में छिप जाता है, तो इसका मतलब उसे भावनाएं हैं। तो ये सारा वो क्या होता है उसमें से मतलब कैप्चर होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, डाइट पे भी बहुत ध्यान देना है। जब डाइट की बात आ रही है तो डाइट में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके लिए भी हमने क्या किया है, पूरा है ना ये सारा वेजिटेबल मतलब क्या क्या खाना है उसका चार्ट बनाया है पूरे दिन में, है ना 5 टाइम्स कभी क्या क्या खाना है, कौन से दिन क्या खाना है, ताकि एटलीस्ट आपके जो खाने में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स या अच्छी मात्रा में जाने चाहिए। तो अभी क्या है ना कि ये पूरा जो सेशंस अभी हमने ये बनाए हैं, ये क्या है 30 डेज के सेशन से 28 डेज है ना, अभी 28 1 आवर का सेशन है। 28 आवर्स के सेशन हम 3 घंटे में कवर तो नहीं कर सकते हैं। तो ये सेशंस आपको हर एक सेशन, जब कोविड आया तो कोविड में क्या किया, अभी हम यहाँ सेशन नहीं कर पा रहे थे तो हमने इसका यूट्यूब चैनल बनाया। तो डॉक्टर शुभदा नील गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल है, तो उस चैनल पर आप सभी शायद ग्रुप में भी ऐड हो, नहीं है तो आप अभी आपका नंबर जहाँ लिखा है तो टिक मार्क कर देना या दीदी को बताना, तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो हमने सारे सेशंस ये लिए हुए हैं ना, फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन, फिर हमारे वैल्यू, स्टोरीज, म्यूजिक, तो ये सारे रिकॉर्डेड जो सेशंस है तो वो आप उसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जैसे डाइट के लिए अभी जो डाइटिशियन है जिन्होंने पीएचडी किया है तो उनके सेशन है। एक्सरसाइज के लिए योगा टीचर्स है जिन्होंने योगा में पीएचडी किया हुआ है, या फिर जो मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ है ना, तो ऐसे लोगों के जो है वो सेशंस जो है हमने बनाए हुए और वो रिकॉर्डेड, मतलब क्योंकि तभी लाइव सेशंस लिए हुए हैं लेकिन वो रिकॉर्डेड सेशंस है, तो वो आप सभी देख सकते हैं। तो ये सारे सेशंस आप देखना चालू करना। तो दूसरी जो बात आती है वो है एक्सरसाइज की। अभी एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, तो मुझे यही बताना था कि डाइट के बारे में मैं बहुत डिटेल अभी आपको नहीं समझा रही हूँ यहाँ। तो डाइट के सेशन आप 1-1 घंटे के सेशन से आपको जो भी काम कर रहे हैं तभी भी आप सुन रहे हैं, ट्रैवल करते हो तभी आप सुन सकते हो। तो दूसरी बात आती है फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज की। अभी एक्सरसाइज क्यों जरूरी है बताइए, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? वैसे तो हर एक के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक्सपेक्टेंट मदर्स को, लेकिन एक्सपेक्टेंट मदर्स को ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है बताइए? हेल्दी लाइफस्टाइल। और बताइए, और बताइए। अरे आप लोग नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो कि सिजेरियन चाहते हो? जब एक्सरसाइज करोगे, अपने शरीर को तैयार करोगे, तब तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। पहले जमाने में क्या होता था, शादी भी जो है वो अराउंड 25 इयर्स की पहले हो जाती थी, 23, 24, 25, फिर मैरिज हुआ, फिर प्रेगनेंसी भी जल्दी हो जाती थी, डिलीवरी भी जल्दी हो जाती थी। अभी क्या हो रहा है, एजुकेशन के लिए ही 26, 27 इयर्स लग रहे हैं। फिर अभी मैंने इतना एजुकेशन लिया तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे फिर मेरा करियर जो है उसको भी सेट करना है, तो करियर को भी हम प्रायोरिटी देते हैं। तो पहले तो मैरिज का एज एडवांस हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी का एज एडवांस हो रहा है। आप प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रहे हो, तो आपके शरीर में जैसे जैसे हमारा शरीर एज बढ़ता है तो चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? जो फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट्स की, मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी है, वो अफेक्ट होती है। तो अभी एक तो लेट मैरिजेस हो रही है। पहले जमाने में क्या होता था, सब कुछ वर्किंग नहीं थे तो घर का ही काम करते थे, तो क्या करना है, खाना बनाना है ना, बर्तन मांजना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना। अभी इस सभी के लिए कितने बार नीचे बैठना उठना होता था। थैंक्स टू मोदी जी, हर एक के घर में क्या है अभी, है ना, सभी के गैस स्टोव है। और गैस हम कहाँ रखते हैं, प्लेटफॉर्म, किचन प्लेटफॉर्म पे। तो खाना भी कैसे बना रहे हो, खड़ा होकर बना रहे हो। खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हो, टीवी देखने के लिए सोफा उसके ऊपर। नीचे हमें याद करना पड़ता है, नीचे जमीन पर पालथी मारकर हम कब बैठे थे। तो अभी हम नीचे बैठना उठना ये कभी कुछ नहीं किया, ना ही क्योंकि हम वर्किंग थे, 9 मंथ्स हमने कोई एक्सरसाइज नहीं किया, ना ही हमने वॉकिंग किया। और फिर डिलीवरी के लिए एडमिट हो गए, लेबर पेन्स चालू हो गया,
एडमिट हो गए, डिलीवरी का समय आ गया, मैडम ने लेबर रूम में शिफ्ट करने के लिए बोला, मैडम आए और बोला चलो जल्दी जल्दी पैर पकड़ो, लंबी गहरी सांस लो, नीचे जोर लगा, कभी कुछ भी नहीं किया तो कैसे होगा? कुछ भी किया ही नहीं, ना शरीर को तैयार किया ना मन को तैयार किया। तो इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज करने हैं वो सारा लिखा हुआ है आपके लिए। एक्सरसाइज के आपके जो वीडियोस है ना यूट्यूब पे, वो देखना है कभी कौन से एक्सरसाइज चालू करने हैं। उसके बाद सिर्फ एक्सरसाइज की बात नहीं, जब डिलीवरी की बात आती है तो डिलीवरी के लिए जैसे आज वी थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचते हो वैसे होता है। और काफी बार देखो अभी इतना नहीं रहा, लेकिन जब अपने जमाने में 10th के एग्जाम्स आते थे, 12th के बोर्ड एग्जाम, तो क्या होता था, हॉल टिकट आता था तो हम क्या करते थे, जाते थे कहाँ मेरा है ना एग्जाम होगा, कौन सा हॉल है, कौन सा रूम है, फिर कौन सा टेबल है, जाकर देखेंगे, अच्छा मुझे यहाँ बैठना है, चलो हॉल टिकट देखकर रूम वगैरह सब कॉलेज और वो क्लास देखकर हम आ गए। ये सब हम क्यों करते थे? फियर ऑफ अननोन, जिस चीज की पता नहीं रहता है, जिस चीज के बारे में, उसके बारे में डर रहता है। जो चीज हमने देखी हमारे मन में कोई डर नहीं रहता। अभी डिलीवरी के समय जैसे ये टेबल है, वैसे डिलीवरी भी आपका एग्जाम है, वो लेबर रूम, लेबर टेबल। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी जनरली बाय एंड लार्ज क्या होता है, डिलीवरी के लिए मायके में जाते हैं, है ना। तो अभी 9 मंथ्स तक एक जगह थे, अभी डिलीवरी के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, ना वो डॉक्टर से पहचाने, ना हॉस्पिटल ज्यादा देखा है। तो आप जहाँ डिलीवरी करने वाले हैं वहां जाने के बाद वो आपको लेबर रूम देखना चाहिए। सिस्टर को बोलने का कि कहाँ कैसे लेबर टेबल है, कैसे लेटना होता है, मैडम कैसे मुझे बोलेंगे करने के लिए। एक बार आपने वो किया, वो आपके माइंड में, इंटेलेक्ट में, बुद्धि में इस फोल्डर रिकॉर्ड हो जाता है। तो जब आप डिलीवरी के समय आप जाते हो, ऑलरेडी वो फोल्डर ओपन अप हो जाता है कि अच्छा मुझे अब ये करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, पूरा लेबर का कैसे प्रोसेस होता है उसका वीडियो बनाया हुआ है। जब जो आप पहले आए थे यहाँ पर भी वीडियो चल रहा था, और उसकी कमेंट्री बनाई है कि 9 मंथ जब स्टार्ट होगा और जब लेबर पेन स्टार्ट होंगे तो आपको क्या क्या करना है, वहां जाकर डिलीवरी के समय, लेबर के समय आपको क्या एक्सरसाइज करने हैं, क्या प्राणायाम करना है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना है। तो मैंने खुद इसके 3 बार सेशंस लिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में नॉर्मल डिलीवरी देखना है, तो उस प्लेलिस्ट से वो सेशंस आपको देखने हैं। इस रिटर्न कमेंट्री को आपको बार बार पढ़ना है, इसके वीडियोस बनाए हैं, उसको क्या करना है। मना अभी ऐसे है कि रेडीमेड भोजन रेडी है, अभी खाने का तो उतना तो कष्ट करना चाहिए आप लोगों को, सिर्फ खाना है उसको, मना क्या कि उसको देखना है, विजुअलाइज करना है। तो क्या होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि आज यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचते हो वैसे होता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे उस हॉस्पिटल में ना इसका भी सीजर होगा, उसका भी सीजर होगा, कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा। फिर हम सोचते हैं यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होगा, तो हम यहाँ रजिस्टर करते हैं। तो डॉक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं रहता है, कोई भी डॉक्टर, हाँ जो आपको लगता है कि शायद पैसों के लिए सीजर कर रहा होगा, ऐसे कुछ नहीं रहता है। आपको आपके शरीर को और मन को तैयार करना है। हम यदि तैयार नहीं करेंगे तो कोई कितना भी कोशिश करेगा तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। और यदि आप खुद को तैयार करेंगे, कोई सोचेगा भी सीजर करना है तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर रेडी है। फिर हम सोचते हैं हिंदी मूवी में इतनी चिल्लम चिल्ली, कहीं मुझे तो इतना दर्द नहीं होगा। तो ये जो डर है और जो स्ट्रेस है ना, तनाव है, ये निगेटिव हार्मोन्स को रिलीज करेगा। जैसे हमने तभी भी देखा, तो ये जो थैली का मुंह होता है ना, रबर के जैसे होता है। तो रबर कैसा है, ठीक है और फर्म है, तो इसको स्ट्रेच कर सकेंगे क्या आप? नहीं। रबर पतला हो गया, रबर सॉफ्ट हो गया, तो क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा। तो यदि आपके निगेटिव हार्मोन्स है तो ये सारा प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप सभी को फिजिकली भी एक्सरसाइज करने हैं आपको यहाँ आकर। इसके लिए हम क्या करते हैं, एवरी सैटरडे यहाँ पर 5 to 6 आपको एवरी सैटरडे 5 to 6 यहाँ पर योगा फ्री कराया जाता है, जिसमें आपको ध्यान भी होगा, मेडिटेशन भी होगा और आसन प्राणायाम भी सिखाया जाएगा। लक्ष्य ये है कि ताकि आप सभी की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। और आप सभी को बता दो, जो ये करते हैं तो उन सभी की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। और हमारी माताएं तो बहुत स्मार्ट है, क्या सोचती है, जब ये सोचते हैं कि चलो ऐसे सोचने से होगा, थोड़ा एक्सरसाइज वॉकिंग करना है
तो हम करेंगे। और आप सभी को ये भी बता दूं कि अभी जैसे रेनी सीजन है, अब बाहर जाकर वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप सभी के लिए मैंने खुद यहाँ ही है ना म्यूजिकल एक्सरसाइज, आप गीत भगवान के चालू रखो और उसके साथ क्या क्या एक्सरसाइज करना है वो भी अपलोड किया हुआ है गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो माताएं स्मार्ट क्या सोचती है पता है, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, और आगे क्या सोचती है वो भी कम समय में, है ना भैया, एक के ऊपर एक फ्री, कम नॉर्मल भी होनी चाहिए और कम समय में होनी चाहिए। और आपको बता दो उन सभी की कम समय में डिलीवरी हो रही है। जब हम सोचते हैं एक्सपेक्टेड है कि 12 आवर्स लगेगा प्रेगनेंसी में, तो उनकी 6 घंटे में डिलीवरी हो रही है। कहने का भाव ये है कि आप जितना फिजिकली मेंटली करोगे, जितना आप ये रोज विजुअलाइज करोगे कि हाँ मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और वो भी कम समय में हो रही है, और उसके लिए ऐसे नहीं कि सिर्फ सोच के छोड़ देना है, उसके लिए बॉडी को भी तैयार करना होगा, आपको एक्सरसाइज करना होगा, वॉकिंग करना होगा। ये जो जो वीडियोस बनाए हुए हैं नॉर्मल डिलीवरी के मेरे लेक्चर्स है वो आप देखना, एक्सरसाइज के वीडियोस देखना। बाद में समय मिलेगा तो हम थोड़ा प्राणायाम भी करेंगे, फिर डिलीवरी के समय क्या क्या लिस्ट लेकर जाना है, तो ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। और लास्ट जो इसका सेक्शन है, तो लास्ट जो सेक्शन है वो है बेबी टॉक, है ना। तो बेबी के साथ अंदर ही बॉन्डिंग करना है, बेबी के साथ सारा कुछ शेयर करना है। जितना जितना आप बेबी के साथ, बेबी टॉक माना क्या होता है, जैसे रनिंग कमेंट्री होती है क्रिकेट में, आप सभी ने सुनी है, वहां से जैसे वो बॉलिंग कर रहा है, फील्डिंग जो भी, तो हमें यहाँ फील होता है ना। तो वैसे बेबी अंदर है तो हमें क्या करना है, रनिंग कमेंट्री करनी है। मान लो कि अभी मम्मा जो है वो अभी भोजन कर रही है या फ्रूट्स खा रही है, एप्पल खा रही है, तो अभी उसको क्या करना है, एप्पल लिया, अभी ऐसे ही खा लिया, ऐसे नहीं, बेबी के साथ बात करो, पता है मम्मा अभी एप्पल खा रही है, और डॉक्टर कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, एप्पल खाने से हमारा है ना हीमोग्लोबिन आयन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, एप्पल खाना बहुत अच्छा होता है ना, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अच्छी होती है। तो वो अंदर क्या हो रहा है, बेबी के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो। अभी जैसे अभी आप स्नान करने गए तो स्नान करने गए, स्नान किया आए, ऐसे नहीं, आप बात करो, पता है मम्मा अभी, है ना बच्चा, अभी मम्मा स्नान करने गई है ना, अभी स्नान कर रही है, तो ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, इसको ऐसे बीच में रखेंगे तो ये मिक्स वाटर आ जाता है। हमें हर रोज सुबह स्नान करनी चाहिए, उठते ही हमें थोड़ा जैसे एक्सरसाइज वगैरह करके स्नान करना है, हमें बॉडी लोशन है ना, बॉडी वॉश यूज करना है या सोप यूज करना है, सोप से जो गंदगी है वो निकल जाती है। अभी ये बच्चा जीवन भर स्नान करने के लिए कभी आनाकानी नहीं करेगा। तो जो जैसे जैसे आप उसका प्रोग्रामिंग करेंगे, अभी आप सोचो कि ये प्रोग्रामिंग इस समय 9 मंथ्स करेंगे, तो ये 9 मंथ्स करना अच्छा है या पूरा जीवन करना अच्छा है, अब बताओ। और ये अनफॉर्चुनेटली कि आप जीवन भर यदि समय भी देंगे तो भी आप उनके संस्कारों को चेंज नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप जो करना है वो अभी करना है। इसीलिए मैंने आपको जब मेडिटेशन किया शुरू में और मैंने कहा कि आप अपने बच्चे को देखो, तो मैंने क्या कहा, 20 साल के बाद जो बेबी हमारे बीच में होगा। मैं ये भी बोल सकती थी ना, अभी आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको आप देखो। मैंने आपको ये नहीं कहा, क्योंकि 20 साल के बाद हमें क्या मिलने वाले हैं, फल मिलने वाले हैं। जैसे अभी फार्म हाउस है, अभी मैंने कहा पल्लवी को, सिस्टर को, जाओ वहां जाओ और वहां से आम लेकर आओ, वो लेकर आई आम, और फिर वो आम देखा और मैंने कहा मुझे ये आम नहीं चाहिए, ये लेके जा। उसने बोला मैडम वहां पे तो सारे यही आम है, अभी मुझे अल्फांसो मैंगो चाहिए। लेकिन 20 साल पहले मैंने जो बीज बोया था वही आम मिलेंगे ना। यदि मैंने बीज अल्फांसो मैंगो का बोया तो मुझे क्या मिलेगा 20 साल के बाद, वो मिलेंगे ना। और यदि मैं करेला का बीज बोऊंगी और मैं कहूंगी मुझे तो आम चाहिए, तो कहाँ से आएंगे? जो बीज बोएंगे उसी का तो फल मिलने वाला है। अभी जब वो पॉटर होता है ना, मटका बनाता है, उसको जाकर आपने बोला है ना, जैसे ये भाई साहब ने बोला अच्छे संस्कार चाहिए, एक अच्छा मटका बना दे, तो उसने उसके हिसाब से अच्छा मटका बनाया। फिर गए दोनों, फिर उसने कहा अरे मुझे तो ये ऐसे लंबा वाला मटका चाहिए था। अभी वो चेंज कर सकता है क्या? जब मटका बनाना था, वो समय था, तभी हम उसको शेप दे सकते हैं। इसीलिए इस लेक्चर को हम क्या बोलते हैं, शेपिंग योर चाइल्ड्स पर्सनालिटी। द टाइम इज नाउ व्हेन द बेबी इज इन द वूम, फर्स्ट 1000 डेज। जो जो आप उसके ऊपर संस्कार करना चाहते हो वो सारा
कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए। इसीलिए ये सारा प्रोजेक्ट बना है, ताकि आप लोगों को पता होगा तो क्या करेंगे, आप उस अनुसार बेबी के ऊपर, बेबी के लिए हेल्दी और हैप्पी होने के लिए संस्कार कर सकते हैं। तो इसमें देखो, ये जैसे अभी वीक 4 है और ये जो है डे 6 है, तो यहाँ पर जैसे बेबी सुबह उठने से लेकर, है ना, रात को सोने तक क्या क्या बेबी ने करना चाहिए, उसको आपको क्या करना चाहिए, इसको सिर्फ रीड करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये दोनों लैंग्वेजेस में है, आप देखेंगे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो यहाँ रात को, जैसे अभी आप रात को जल्दी सो जाते हो 10 बजे, तो बेबी भी क्या करेगा, 10 बजे सो जाएगा। वो बोलेगा मम्मा चलो 10 तो बस हो गया, अभी सोना है, क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग ही वैसे हो गया है, उसके संस्कार वैसे बने। सुबह अभी आप 5 बजे उठते हो, तो सुबह वो 5 बजे उठाएगा, चलो मम्मा उठो अभी उठने का समय हो गया, क्योंकि उसका पूरा प्रोग्रामिंग। तो इसीलिए यहाँ जो जो जैसे करना है वो क्या करना है, हमें वैसे करना है। अभी मान लो कि मम्मा जो है वो अभी उसको खाना नहीं जाता है ना, स्विगी जोमेटो ऑर्डर कर रही है पिज्जा बर्गर, और फिर बेबी बाहर आने के बाद उसको भी पिज्जा बर्गर चाहिए, और फिर हम बोलते हैं पता नहीं ये पिज्जा और बर्गर ही क्यों खाता है। तो यदि आपको लगता है कि बेबी ने करेला भी खाना है, तो मम्मा को प्रेगनेंसी के समय वो भी करना होगा। कहने का भाव, जो जैसे आप करोगे वैसे ही आपका बेबी करेगा, क्योंकि उसके संस्कार बन रहे हैं। तो संस्कार बनते कैसे हैं और संस्कारों को चेंज कैसे करना है, ये भी हम देखेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर कितनी वेळ लगता है, क्या है, ब्रेक लेंगे। आप सभी को थोड़ा सा स्नैक्स भी खिलाएंगे। पहले जब ये हमने प्रोग्राम शुरू किया ना, तो पहले बहुत लोगों से हमको लगा चलो 1 बजे तक उठने वाले हैं सभी, तो हम इनको भोजन खिलाएंगे। तो फिर पुलाव और पूरी भाजी, है ना। फिर क्या हुआ, मध्य प्रदेश फुल हो गया, तो उत्तर प्रदेश काम करना बंद कर दिया। तो इसके लिए फिर सोचा नहीं, मध्य प्रदेश को भी हल्का ही रखेंगे ताकि उत्तर प्रदेश भी हमारा काम करेगा। तो अभी आपको सभी को थोड़ा स्नैक्स देंगे। तो जैसे हमने पहले कहा कि जैसे ही भोजन आता है तुरंत नहीं खाना है, क्या करना है, 30 सेकेंड्स के लिए हम ईश्वर परमात्मा को याद करें और फिर वो उसको प्रसाद बनाएं, ताकि ये संस्कार हमें लेकर जाए। जो कुछ हम यहाँ सुनेंगे ना, वो गर्भ संस्कार है, वो हमारे संस्कारों को चेंज करने के लिए। ऐसे नहीं सोचना चलो बेबी अंदर था, बेबी ने सुन लिया, हो गया गर्भ संस्कार, ऐसे नहीं। हमें वो हमारे संस्कारों को चेंज करना है, ताकि वैसे संस्कार बेबी के बनेंगे। तो ये बुक भी आप नीचे काउंटर से ले सकते हैं। वैसे 800 है, लेकिन अपने हॉस्पिटल के लिए इसको 400 ही 50% डिस्काउंट रहता है। इसमें पूरा सारा डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डिलीवरी, ये सारा दिया हुआ है। और मेडिटेशन जो है ना, वो हर एक के लिए जरूरी है, वो सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए जरूरी नहीं है, वो हर एक के लिए जरूरी है। चलो डाइट, एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी में स्पेसिफिक क्या करना है वो हमने कहा। तो ये YouTube चैनल पे भी आप देखना यहाँ पर। और फिर इसके जो सेशंस है ना, ये पहले तो हम डेली ऑनलाइन देते थे, लेकिन अभी काफी सारे रिकॉर्डेड सेशंस है, तो लोग अपने रीति से देखते हैं। तो वंस इन अ वीक होता है इसका ऑनलाइन सेशन, तो हर फ्राइडे को होता है। यहाँ इसका मीटिंग आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ है। तो ये मीटिंग आईडी, पासवर्ड आप सभी को ना, ये फ्लायर का भी आपकी जो फाइल होती है उस पर भी ये लिखा हुआ है, ताकि मीटिंग आईडी, पासवर्ड उस पर आप देख सकते हैं। हर फ्राइडे को रात को 8 बजे होता है, ये लाइव सेशन होता है जूम से, ताकि क्या होगा कि आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। तो एवरी वीक लाइव सेशंस है, रिकॉर्डेड सेशन, डॉक्टर शुद्धानी गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, पार्टी लोगों को करा, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। तो व्हाट्सएप पर आपको नहीं है कोई व्हाट्सएप में, तो आप दीदी को नंबर दे देना, ताकि आपको ऐड करेंगे, ताकि आपको फिर उसके जो भी डिटेल्स है ना वो मिलते जाएंगे। और जब भी मैंने कहा था कि कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, उनके लिए भी हम ये सेशंस अटेंड करने के लिए बोलते हैं। और उनके लिए एक अलग सा यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक IVF बनाया हुआ है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे हमने पहले भी कहा कि लेट मैरिजेस, लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, और आजकल अनफॉर्चुनेटली ओवरीज जो है ना, उसका जो फंक्शन है, एग्स, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी अफेक्ट हो रही है। तो इसीलिए सभी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी आजू बाजू में रहते हैं तो उनको मैरिज के लिए जल्दी बोल देने का।
28, 26 उसके लेट नहीं करना चाहिए मैरिजेस, प्रेगनेंसीज को। ये भी एक करियर जैसा ही है, क्योंकि आगे चलकर इसीलिए देखो IVF सेंटर्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी ये एक नया प्रॉब्लम चालू हो गया है। तो प्रेगनेंसी के लिए प्लान करने के लिए भी क्या क्या देखना है, सोचना है, वो उस YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। तो अभी आप सभी एक 5-10 मिनट अभी स्नैक्स ले लेना, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाके फ्रेश होकर आ सकते हैं। सेकेंड फ्लोर पे जैसे आप उतरेंगे ना, स्टेयरकेस के अपोजिट वाला रूम 308 और उसके स्टेयरकेस के बाजू वाला 306, ये 2 रूम खोल के रखे हैं। तो जिसको भी वॉशरूम वगैरह होकर आना है, आप वॉशरूम होकर आना। और उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट सेशन है ना, मेंटल एम्पावरमेंट और फिर इमोशनल एम्पावरमेंट, वो सेशन हम देखेंगे 1 घंटे के लिए। तो अभी ये ब्रेक है, तो अभी पिक्चर बाकी है, इंटरवल है ना, नहीं तो लगेगा हो गया तो आप चले जाएंगे ऐसे ही। अभी इसके बाद का सेशन बाकी है, ठीक है। तो इसके बाद हम वो देखेंगे मेडिटेशन, हमारे संस्कारों को कैसे हम चेंज करें, है ना। कोई कुछ कहता है तो हम दुखी ना हो, है ना, हमारे संस्कारों को वैसे बनाए जो जिसमें खुशी हो, शांति हो, प्यार हो, ताकि आने वाले बच्चे में, वो बेटा हो बेटी हो, वो कैसे होगा, स्माइलिंग, हैप्पी, लविंग, केयरिंग, गिविंग, फॉरगिविंग, ये सारे संस्कारों से वो भरपूर होगा, जिसको हम अच्छे संस्कार कहते हैं। तो वो ज्ञानवान हो, गुणवान हो, बुद्धिवान हो, चरित्रवान हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें वैसे बनना होगा। जब हम बनेंगे तो ऑटोमेटिकली बेबी भी वैसे ही बनेगा। तो सभी 2-3 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे।